सोचिए, एक आम दिन में एक इंसान आखिर कितने फैसले लेता है? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। बिल्कुल। सुबह अलार्म बजने पर उठना है या उसे स्नूज करना है, वहां से लेकर खाना चुनने, करियर बनाने या किसी को हायर या फायर करने तक। जिंदगी असल में इन्हीं छोटे बड़े फैसलों का एक लंबा सिलसिला ही तो है। पर इस गहरे विश्लेषण की शुरुआत मैं एक रोचक तथ्य से करना चाहता हूं। ज्यादातर लोग अपने सबसे अहम फैसले किसी ठोस आधार पर नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी गट फीलिंग पर छोड़ देते हैं। हाँ, और इसी गट फीलिंग के आधार पर लिए गए निर्णय अक्सर हमें उलझा देते हैं। इसीलिए आज हमारी इस चर्चा का मुख्य स्रोत एक ऐसी किताब है जिसे दिमाग का एक स्विस आर्मी नाइफ कहा जाता है। द डिसीजन बुक, 50 मॉडल्स फॉर स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। सही कहा। मिकाइल क्रोगरस और रोमन चैपेलर की लिखी ये किताब एक बेहतरीन टूल किट है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो जिंदगी में कहीं फंस गए हैं या अपनी सोचने की क्षमता को बेहतर करना चाहते हैं। और इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यानी हमारा मिशन भी यही है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि दुनिया के सबसे बड़े लीडर्स और सीईओज आखिर किन स्पेसिफिक मॉडल्स और डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो आज इस गहरी चर्चा को आगे बढ़ाने का क्या स्ट्रक्चर होगा? मैं इस पूरी चर्चा को अपनी शैली में 4 मुख्य हिस्सों में बांटकर समझाना चाहूंगी। वो 4 हिस्से कौन से हैं? सबसे पहले खुद को बेहतर बनाना, फिर खुद को समझना, उसके बाद दूसरों को समझना और आखिर में दूसरों को बेहतर बनाना। ये फ्लो बहुत ही ऑर्गेनिक लग रहा है। तो मैं पहले हिस्से से शुरुआत करता हूँ, खुद को बेहतर बनाना। जब बात खुद पर आती है तो सबसे पहली लड़ाई वक्त और ऊर्जा की होती है। बिल्कुल, और इसके लिए दी आइजनहावर मैट्रिक्स से बेहतर टूल शायद ही कोई हो। ड्वाइट डी आइजनहावर का वो मशहूर कोट मुझे यहाँ याद आ रहा है। उन्होंने कहा था कि जो इम्पोर्टेंट है वो शायद ही कभी अर्जेंट होता है, और जो अर्जेंट है वो शायद ही कभी इम्पोर्टेंट होता है। एक बहुत ही गहरी बात है। ये मैट्रिक्स हमारे कामों को 4 क्वाड्रेंट्स में बांट देती है, जिसमें पहला हिस्सा वो है जिसे तुरंत करना है। हाँ, डू इट नाउ। दूसरा है स्केड्यूल इट, तीसरा है डेलीगेट इट और चौथा है डिलीट इट। पर आमतौर पर लोग तीसरे हिस्से में फंस जाते हैं ना। वही तो सबसे बड़ा धोखा है। जो चीजें अर्जेंट लगती हैं पर इम्पोर्टेंट नहीं होती, हम वहां अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, जबकि असली विकास क्वाड्रेंट 2 में होता है, यानी इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। सही कहा। जैसे अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज करना या लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना, इसे स्केड्यूल करना पड़ता है क्योंकि इन कामों के लिए कोई अलार्म नहीं बजता। मैं मानती नहीं हूं कि लोग इस बात को आसानी से समझते हैं। जब भी करियर प्लानिंग की बात आती है तो एक और मॉडल बहुत काम आता है, जिसे हम स्वॉट एनालिसिस कहते हैं। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। ज्यादातर इसे बिजनेस में इस्तेमाल किया जाता है, पर इसे निजी जिंदगी या करियर चेंज में भी लागू किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है। ये खुद की ताकत और आने वाले खतरों को पहचानने का एक बेहतरीन आईना है। और जब हमें अपनी स्थिति समझ आ जाए तो ये तय करना होता है कि अब अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है। यहाँ द बीसीजी बॉक्स एक और रोचक नजरिया पेश करता है। द बीसीजी बॉक्स सच में कमाल का टूल है। इसमें भी 4 हिस्से हैं: कैश काउज, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क्स और डॉग्स। कैश काउज यानी जहां मेहनत कम और फायदा ज्यादा मिलता है। हाँ, और स्टार्स वो हिस्सा है जहां ऊर्जा तो बहुत लगती है पर फ्यूचर में फायदा बड़ा होता है। और डॉग्स, यही सबसे अहम हिस्सा है ध्यान देने वाला। ये डॉग्स वो आदतें या प्रोजेक्ट्स हैं जो बस वक्त खाती हैं पर खुशी या ग्रोथ नहीं देती। तो इनसे निपटने का क्या तरीका है? इन्हें ठीक करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन्हें अपनी जिंदगी से पूरी तरह निकाल फेंकना चाहिए। किसी चीज को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, पर वॉरेन बफेट की फोकस स्ट्रैटेजी इसमें एक नया रास्ता दिखाती है। इस किताब में उनका एक रोचक किस्सा है जहां उन्होंने पायलट को टॉप 25 गोल्स लिखने को कहा था। और फिर उनमें से टॉप 5 चुनने थे। और जब पूछा गया कि बाकी 20 लक्षणों का क्या करना है, तो आमतौर पर लोग सोचते हैं कि उन्हें तब करेंगे जब वक्त मिलेगा। पर बफेट का निष्कर्ष बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि ये बाकी 20 अब अवॉइड एट ऑल कॉस्ट्स लिस्ट में आ गए हैं, यानी इन्हें किसी भी कीमत पर नहीं करना है। असल में फोकस का असली मतलब यही है, ये तय करना नहीं कि क्या करना है, बल्कि ये जानना है कि क्या नहीं करना है। हम उन्हीं तीसरे और चौथे क्वाड्रेंट में उलझकर अपना लक्ष्य खो देते हैं। एक बहुत ही गहरा निष्कर्ष है ये।
खैर, खुद को बेहतर बनाने के बाद दूसरे हिस्से की तरफ मुड़ते हैं। मेरा मानना है कि बेहतर बनने से पहले खुद को समझना भी जरूरी है। बिना खुद को समझे आगे बढ़ना वाकई मुश्किल है। इसी बात पर मिहाइली सिक्सन-मिहाइली का द फ्लो मॉडल बहुत कुछ समझाता है। हाँ, ये मॉडल कहता है कि दिमाग की सबसे बेहतर स्थिति तब आती है जब आपका चैलेंज और आपकी स्किल के बीच एक परफेक्ट बैलेंस हो। अगर चैलेंज ज्यादा हो तो घबराहट यानी एंजाइटी आती है, और अगर स्किल ज्यादा हो, काम बहुत आसान हो, तो बोरियत होती है। इन दोनों का बैलेंस ही वो फ्लो स्टेट है जहां इंसान भूख प्यास भूलकर अपने काम में पूरी तरह खो जाता है। पर खुद को पहचानना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हम अपने आप से बहुत कुछ छुपाते हैं। यहाँ द जोहारी विंडो दिमाग की आकृति को 4 खिड़कियों में बांट देता है, जिसमें ओपन, हिडन, ब्लाइंड स्पॉट और अननोन एरियाज शामिल हैं। इसमें ब्लाइंड स्पॉट सबसे खतरनाक हिस्सा लगता है मुझे। बिल्कुल, ब्लाइंड स्पॉट यानी अंधा कोना, जैसे किसी का गुस्सा या अहंकार जो दुनिया को साफ दिखता है पर उस इंसान को खुद पता नहीं होता। इसे कम करने के लिए आसपास के लोगों से फीडबैक मांगना बहुत जरूरी है, ताकि इंसान हम्बल बन सके और अपनी कमजोरियों को ठीक कर सके। पर आमतौर पर लोग फीडबैक अपनाते ही नहीं है। गलत निर्णय लेने के बाद उसको जस्टिफाई करने की एक आदत होती है। हाँ, दिमाग बहाना बनाने में बहुत माहिर है। जैसे ऑग्निटिव डिसोनेंस मॉडल समझाता है, स्मोकिंग करने वाले लोग अक्सर ये तर्क देते हैं कि उनके दादाजी तो 90 साल तक जिए थे। असल में इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह है। जब इंसान के एक्शंस और बिलीव्स मैच नहीं करते तो दिमाग में एक अजीब सी टेंशन पैदा होती है, और दिमाग उस टेंशन को कम करने के लिए कहानियां गढ़ने लगता है। बिल्कुल, ताकि वो अंदर की शांति बनाए रख सके। ये दिमाग का खुद को बहकाने का खेल है। ये वाकई सच है, और दिमाग का यही अजीब पैटर्न उम्र के साथ भी दिखता है, जिसे हम यू कर्व ऑफ हैप्पीनेस कहते हैं। जवानी के शुरुआती सालों में लोग आमतौर पर उम्मीद से भरे होते हैं, पर 40-50 की उम्र आते आते खुशी का ग्राफ सबसे नीचे चला जाता है, जिसे मिड लाइफ क्राइसिस भी कहा जाता है। सही कहा। पर इससे हमें ये सीख मिलती है कि उस दौर में घबराना नहीं चाहिए। ये एक नेचुरल साइकिल है। वक्त के साथ बुढ़ापे में ये कर्व वापस खुशी की तरफ बढ़ने लगता है। तो खुद को समझने के इस गहरे हिस्से के बाद अब चर्चा को तीसरे पड़ाव पर ले चलते हैं, दूसरों को समझना। ये सबसे व्यावहारिक और जरूरी हिस्सा है। मैं सोचता हूँ कि यहाँ द स्विस चीज मॉडल का जिक्र करना सबसे सटीक होगा, जो गलतियों और टीम वर्क को एक नए लेंस से देखता है। इस मॉडल को समझने के लिए एक प्लेन क्लैश का उदाहरण बहुत काम आता है। ज्यादातर हादसे किसी एक भूल की वजह से नहीं होते, यानी इंजन फेल होना, पायलट का थका होना और खराब मौसम और कम्युनिकेशन का टूट जाना। जब सुरक्षा की हर परत यानी चीज की हर स्लाइस के छेद एक सीधी लाइन में आ जाते हैं, तभी कोई बड़ी गलती होती है। इस बात को समझने से आमतौर पर होने वाले ब्लेम गेम को रोका जा सकता है। बिल्कुल, किसी एक को दोष देने की जगह पूरे सिस्टम के प्रति एम्पैथी और समझ विकसित होती है। मूल जरूरतें हैं जैसे खाना और नींद, और सबसे ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आती है। पर लोग अक्सर पूछते हैं कि इसका प्रैक्टिकल उपयोग क्या है। मैं मानती हूँ कि इसका असल काम दूसरों को मोटिवेट करने में होता है। हाँ, आप किसी ऐसे इंसान को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या बड़े आदर्शों से मोटिवेट नहीं कर सकते जिसके पास खाने के पैसे ना हो। उसकी जरूरत अभी पिरामिड के निचले स्तर पर है। वहीं एक अमीर व्यक्ति को पैसे से नहीं बल्कि रिकॉग्निशन और सम्मान से मोटिवेट किया जा सकता है। दूसरों की जरूरत को समझने के बाद उनके साथ काम करने की स्ट्रैटेजी भी अहम हो जाती है। गेम थियरी का मशहूर प्रिजनर्स डिलेमा इस कश्मकश को समझाता है, जहां 2 कैदी ट्रस्ट और धोखे के बीच फंसे होते हैं। जिंदगी के रिश्तों में भी यही डिलेमा होता है, और यहाँ सबसे बेहतर स्ट्रैटेजी टिट फॉर टैट होती है। टिट फॉर टैट यानी जैसा सामने वाला करे ऐसा ही जवाब देना। हाँ, पर एक शर्त के साथ। शुरुआत हमेशा विश्वास और सहयोग से करें, पर अगर धोखा मिले तो अगली बार कोऑपरेट ना करें। ये ट्रस्ट और नाइविटी के बीच का बैलेंस बनाता है। और दूसरों के साथ काम करते हुए जब लड़ाइयाँ या गलतियां होती हैं तो हम उन्हें सुधारने का तरीका ठीक से चुन नहीं पाते। यहाँ डबल लूप लर्निंग का मॉडल आता है। ये मॉडल बहुत ही गहरा है। इसे एक थर्मोस्टैट से समझिए। सिंगल लूप लर्निंग में लोग पूछते हैं कि मैंने क्या गलत किया, जैसे कमरा ठंडा है तो हीटर ऑन कर दिया। पर समझदार लोग डबल लूप लर्निंग का इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो रूट कॉज पर जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर थर्मोस्टैट को इतने कम टेम्परेचर पर सेट ही किसने किया, या क्या हमारा मुख्य लक्ष्य ही गलत था। वाकई रूट कॉज पर जाना जरूरी है।
तो इन सभी मॉडल्स को समझने के बाद अब हम आखिरी हिस्से पर आते हैं, दूसरों को बेहतर बनाना। एक लीडर के रूप में दूसरों को आगे बढ़ाना सबसे बड़ी चुनौती होती है। यहाँ द हर्सी ब्लैंचार्ड मॉडल बहुत इफेक्टिव साबित होता है, जिसे सिचुएशनल लीडरशिप भी कहते हैं। क्योंकि हर एम्प्लॉय के लिए एक ही तरीका काम नहीं आता। जी, इसमें इंसान की क्षमता और मोटिवेशन के आधार पर 4 तरीके होते हैं: डायरेक्टिंग, कोचिंग, सपोर्टिंग या डेलीगेटिंग। आमतौर पर यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती होती है किसी नए बंदे को पूरी आजादी देकर डेलीगेट कर देना, या फिर किसी एक्सपर्ट को स्टेप बाय स्टेप डायरेक्ट करना, जिससे माइक्रो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम आती है। और जब किसी को सुधारना हो या फीडबैक देना हो तो वो भी एक चुनौती बन जाती है। अक्सर लोग फीडबैक के नाम पर चरित्र पर हमला कर देते हैं, जिसे हमें द फीडबैक बॉक्स या SBI मॉडल से ठीक करना चाहिए। सिचुएशन बिहेवियर इम्पैक्ट। किसी को सीधा लेजी कहने की जगह हमें बताना चाहिए कि किसी विशिष्ट स्थिति में उनका क्या बिहेवियर था और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। जैसे मीटिंग में नोट्स ना लेना। इस तरह सामने वाला अपने बचाव में नहीं खड़ा होता, बल्कि समस्या पर फोकस करता है। फिर भी टकराव तो होते ही हैं। द कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मॉडल इसके 5 तरीके बताता है: फ्लाइट, फाइट, गिव अप, कॉम्प्रोमाइज और कंसेंसस। ज्यादातर लोग कॉम्प्रोमाइज को सबसे बेहतर मानते हैं, जहां दोनों लोग थोड़ा थोड़ा झुकते हैं। पर सबसे बेहतरीन और लंबा चलने वाला रास्ता कंसेंसस का होता है, जिसमें दोनों पक्ष मिलकर एक तीसरा रास्ता निकालते हैं। हाँ, हालांकि इसमें समय लगता है, पर दोनों पक्ष खुश रहते हैं। इन सब चीजों को सुलझाने के बावजूद दुनिया में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिनकी भविष्यवाणी कोई मॉडल नहीं कर सकता, जैसे नसीम तालिब का द ब्लैक स्वान कंसेप्ट। वो अचानक होने वाली घटनाएं जो सब बदल देती हैं, जैसे 9/11 या कोविड-19। इन सिचुएशंस में आगे बढ़ने का रास्ता द रिजल्ट ऑप्टिमाइजेशन मॉडल दिखाता है। प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद टीम को पीछे मुड़कर 3 सवाल पूछने चाहिए: मस्ट हैव्स, नाइस टू हैव्स और नॉट नीडेड। ये आकलन ही अगले किसी बड़े ब्लैक स्वान से निपटने की क्षमता देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में देखें तो हमने पाया कि ये सारे मॉडल्स एक आम इंसान की सोचने की क्षमता को बहुत गहराई दे सकते हैं। पर इन सब के साथ इस किताब का एक सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण लेसन है, द मॉडल ऑफ मॉडल्स। वो क्या है? ये एक याद दहानी है कि कोई भी मॉडल परफेक्ट नहीं होता। ये सिर्फ नक्शे हैं, यानी मैप्स। ये असली दुनिया नहीं है। इन्हें पत्थर की लकीर बिल्कुल नहीं मानना चाहिए। मैं सहमत हूँ। इनका उपयोग अपने दिमाग की रुकी हुई सोच को एक नया रास्ता दिखाने के लिए करना चाहिए। बिल्कुल। इनका मकसद दिमाग खोलना है, ना कि उस पर लिमिट लगाना। और जब दिमाग परेशान हो तो किसी समस्या को कागज पर ड्रॉ करने से ही आधी घबराहट दूर हो जाती है। पर यहाँ एक आम बीमारी एनालिसिस पैरालिसिस का जिक्र जरूरी है। जब लोग इतना सोचते हैं कि कभी निर्णय ही नहीं ले पाते। मेरा मानना है कि ऐसे में रुके रहने से बेहतर है कि कोई भी एक ठीक-ठाक निर्णय ले लिया जाए। सही कहा। तो इस चर्चा के अंत में इन सभी विचारधाराओं को समेटे हुए मैं स्रोत सामग्री के आधार पर एक गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल यहाँ छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, सुनने में बड़ा दिलचस्प लग रहा है। अगर ये सारे मॉडल सिर्फ एक नक्शा है और असलियत नहीं, और जैसा कि जोहारी विंडो और कॉग्निटिव डिसोनेंस से हमने समझा कि हमारा दिमाग सच्चाई को छुपाने में माहिर है, हाँ, तो क्या ये संभव है कि लोग किसी समस्या को सुलझाने के लिए अक्सर वही मॉडल चुनते हैं जो उनके उस निर्णय को सही ठहराए, जो उन्होंने पहले ही अपने हिडन एरिया में चुपचाप ले लिया है? ये सच में दिमाग के पर्दे खोल देने वाला सवाल है। क्या हम इन मनोवैज्ञानिक टूल्स को सच्चाई ढूंढने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, या सिर्फ अपनी उस पुरानी गट फीलिंग पर एक पढ़ा लिखा थप्पा लगाने के लिए? यही वो आंतरिक उलझन है जिसे हमें समझना होगा। मैं इस सटीक सवाल से पूरी तरह सहमत हूँ, और इसी विचार के साथ इस गहरे विश्लेषण को हम समाप्त करते हैं, सुनने वालों को यही सोचने के लिए छोड़ते हुए कि उनके फैसले आखिर उनकी किस्मत कैसे तय करते हैं।